हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड जो आपके सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। इसमें लगभग आपके 60 प्रश्न शामिल हैं। यह 60 प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है। वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वात दिग्दर्शी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वायु वेग, वायु दाब या वायु दिशा या वायु तापमान मापने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, वायु दिशा। वायु दिशा मापने के लिए वात दिग्दर्शी का प्रयोग किया जाता है, यानी विंड डायरेक्शन। इसका सही उत्तर आपका वायु दिशा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रश्न है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? यानी किस परत में, यानी वायुमंडल के किस परत में रेडियो तरंगे इत्यादि काम करती हैं? पहला है समताप मंडल, दूसरा है मध्य मंडल, तीसरा है बाह्य वायुमंडल और चौथा है बहिर्मंडल। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, बाह्य मंडल। यानी बाह्य मंडल में जो भी तरंगे होती हैं, रेडियो तरंगे इत्यादि होती है, वह सही तरीके से संचरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 33। पृथ्वी के विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरी परत तक पहचानिए। यानी अंदर से बाहर की ओर हमें बताना है। पहले अंदर कौन सा परत होता है, उसके बाद कौन सी परत होते हैं, ऐसे हमें बताने हैं। तो इसमें इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आंतरिक कोड होता है, उसके बाद बाहरी कोड होता है, उसके बाद मेंटल होता है, उसके बाद पॉवर्टी होता है, यानी प्रॉपर्टी होता है। तो आंतरिक कोड, बाहरी कोड, इसके बाद आपका मेंटल होता है, फिर प्रॉपर्टी होता है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। यहाँ सूर्य दे दिया है, बीच में पृथ्वी है और यहाँ पे चंद्रमा है। यह क्या दर्शाता है? यह सूर्य ग्रहण को दर्शाता है, चंद्र ग्रहण या बृहद ज्वार भाटा या लघु ज्वार भाटा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। यह लघु ज्वार भाटा को दर्शाता है। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो भी डायरेक्शन है यह किसको दर्शाता है? लघु ज्वार भाटा को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है तटबंध या बाढ़ का मैदान, विपर्स या चाप झील। यानी क्या कह रहा है कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है। तो ये क्या कहलाती है? यह कहलाती है आपका विपर्स कहलाती है। क्या कहलाती है? विपर्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? वायु मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग या जल मार्ग? तो मदद करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है वायु मार्ग। वायु मार्ग के माध्यम से मदद करना सबसे उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय में संबंधित है कहलाती है नगरीय भूगोल, जैव भूगोल, जनसंख्यांकी या मानव भूगोल? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। यह कहलाती है जनसंख्यांकी कहलाती है। यानी भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय में संबंधित है। यहाँ जनसंख्या की बात कर रहा था, क्या हो जाएगा? जनसंख्यांकी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 38। कथन ए है, यहाँ पे कथन ए दे दिया है। सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। यानी जो सूर्य है गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण क्या है? अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो दिए गए विकल्पों की सही चयन कीजिए। यानी जो कथन ए है वो आपके पूर्ण रूप से सही है, सत्य है। गुजरात में 2 घंटे बाद अरुणाचल प्रदेश के हिसाब से जो भी सूर्य है अस्त होता है। तो ये कथन ए आपका सही है। कि कथन 2 भी सही है, लेकिन यह ए का
सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तनी आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। आर, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन जो आर है ए को स्पष्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा या कोयला? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाए 3 हो जाएगा, सौर ऊर्जा। यानी सौर ऊर्जा क्या है? एक गैर परंपरागत स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है? सेरिकल्चर, विटीकल्चर या हार्टिकल्चर या पिस्सीकल्चर? यानी मछली पालन को हम लोग क्या कहते हैं? पिस्सीकल्चर ही कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थानीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? जल संधि, स्थल संधि, द्वीप संधि या खाड़ी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्थल संधि। स्थल संधि, संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना, यानी दो स्थलों को क्या करना? जोड़ना, उसको क्या कहेंगे हम लोग? स्थल संधि कहेंगे। आगे हम लोग देखेंगे, प्रश्न 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या यूरोप? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया क्या होता है? सबसे छोटा महाद्वीप होता है, सबसे छोटा महाद्वीप है। आगे हम लोग देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है? उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है इतिहास, भूगोल या राजनीति विज्ञान या मनोविज्ञान? फिर कहला इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र? इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान या अर्थशास्त्र? इतिहास, भूगोल या राजनीति विज्ञान या समाजशास्त्र? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। जो आपके 6 से 8 की क्लास हैं इसमें इतिहास शामिल है, भूगोल और सामाजिक विज्ञान और अर्थशास्त्र यह सामाजिक विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विद्या का विरोधाभासी है? जो आगमनात्मक जो अधिगम है निम्नलिखित में से किस विद्या का क्या है? विरोधाभासी, यानी विरोध करता है। व्याख्यान शिक्षण का, संरचनात्मक शिक्षण का, अनुकरण क्या? निपुणात्मक अधिगम का? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यह व्याख्यानात्मक शिक्षण का क्या करता है? विरोध करता है। आगे हम लोग देखेंगे, प्रश्न 45 से दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है, आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। और बी कह रहा है, यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझाने और मूल्यांकन करने में मदद करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों क्या हैं? ए सत्य है किंतु बी है असत्य है। यानी जो कथन ए कह रहा है ये सत्य है, जो भी आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है, और बी है ये जो कथन ए है सही है, और बी कह रहा है यह दूसरे के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद करती है। तो ये गलत है। आगे हम लोग देखेंगे 46 कह रहा है, अनुभवज्ञ साधन क्या है? अनुभवज्ञ मतलब होता है अनुभव, इसको कहते हैं अनुभव साक्ष्य क्या है? जो भी अनुभव है उसके बारे में कह रहा है। इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े क्या होते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं अनुभव कहते हैं। अनुसंधान के एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, ये गलत हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? आपके गलत हो जाएंगे। प्रश्न 47 है, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृतियाँ डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल या राजनीति विज्ञान? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, ये भूगोल हो जाएगा। यानी भौतिक जो भी विशेषताएं हैं और जो भी मॉडल हैं, जो भी प्रकृतियां हैं, ये भूगोल शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। आगे हम लोग देखेंगे, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? प्राथमिक स्रोत है, द्वितीय, तृतीय या प्राथमिक और तृतीय दोनों? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, ये द्वितीय प्रकार के स्रोत होता है। यानी जो भी समाचार पत्र से किसी प्रकार की जानकारी ली जाती है वह द्वितीय स्रोत होता है। 49 है, सीखने की अक्षमता वाले विद्यार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखेंगे? अनन्य, विशेष, समावेशी या आधुनिक? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, समावेशी।
समावेशी शिक्षा में क्या होता है, सभी छात्र एक साथ बैठ के शिक्षा ग्रहण करते हैं और आपस में चर्चाएं इत्यादि करते हैं, जिससे क्या होता है, एक दूसरे से सीखते हैं। प्रश्न 50 है, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। ये किसने कहा है, कौन से मनोवैज्ञानिक का ये सिद्धांत है? ऑप्शन ए है C.L. ओल्डेन, ऑप्शन 2 है D. पर्सेल, ऑप्शन 3 है J.H. बेल और ऑप्शन 4 है J. पियाजे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा जीन पियाजे, यानी जीन पियाजे का यह कथन है। आगे हम लोग देखेंगे 51 है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, यानी सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करने चाहिए? छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं, उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें, काम के लिए कक्षा को छोटे से समूहों में विभाजित करें, यानी परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, छात्रों को बहस और चर्चाओं में क्या करना चाहिए, उन्हें लगाना चाहिए। 52 है, एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीकों से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे कहते हैं आलोचनात्मक सोच, जटिल सोच, बुद्धिमान सोच या अमूर्त सोच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आलोचनात्मक सोच, यानी एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, आलोचनात्मक सोच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? पशु अंगों के अवशेष से, ग्रेफाइट से, पौधे और खनिज से या स्लेट से? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, पौधे और खनिज से। आगे हम लोग देखेंगे सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ डैश पर लिखी गई हैं, किस पे लिखी गई हैं? ताड़पत्रों पे, पत्थरों पे, कागज पे या लकड़ी पे? तो जो सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ हैं वह ताड़पत्रों पे लिखी गई हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ताड़पत्र। प्रश्न 55 है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है? यानी सबसे लंबी यानी सबसे ज़्यादा टाइम तक चलने वाली कौन सा अवधि है, कौन सा काल है? पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है या महापाषाण काल है? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पूरा पाषाण काल जो होता है ये सबसे लंबी अवधि होती है। आगे हम लोग देखेंगे दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए दिया है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। और कथन बी है, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और 2 दोनों क्या हैं, सत्य हैं। दोनों बातें क्या हैं, सत्य, यानी ये भी सत्य है और भी दोनों सत्य, यानी मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, ये बात सही है। और यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं, ये भी बात सही है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे देखेंगे भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? यानी भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? क्या वो पंजाब में, हरियाणा या गुजरात या जम्मू कश्मीर में? कहाँ मिले हैं? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, वे गुजरात में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 देखेंगे, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? यानी ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई थी? ब्राह्मी, पाली, संस्कृत या प्राकृत में? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, ये संस्कृत में रची गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। यानी ईसा पूर्व, यानी कह रहे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? महावीर जी थे, प्रसेनजीत या बिंबिसार या अजातशत्रु? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, ये बिंबिसार थे। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? बिंबिसार थे।
प्रश्न 60 इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। यानी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, उनमें से इनमें से एक ऐसा रत्न है जो इन रत्नों में शामिल नहीं है। क्या वो बुद्ध है, धम्म है, अहिंसा है या संघ है। तो इसमें यानी बुद्ध शामिल है, धम्म भी शामिल है, संघ भी शामिल है, लेकिन जो अहिंसा है यही शामिल इसमें नहीं है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, अहिंसा। बाकी सब ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, 3 है लोकसभा सदस्य और 4 है विधानसभा के सदस्य यानी विधायक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। विधानसभा के सदस्य जो विधायक होते हैं वही क्या कराते हैं, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था। यानी भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था। संसदीय और एकात्मक, राष्ट्रीय और संघीय, राष्ट्रीय और एकात्मक और संसदीय और संघीय। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। संसदीय और संघीय शासन व्यवस्था को कहाँ भारत में अपनाया गया था। इस शासन प्रणाली को क्या हुआ है, भारत में अपनाया गया है, संसदीय और संघीय शासन व्यवस्था। याद रखिएगा आप लोग ये। आगे हम लोग देखेंगे, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं। क्या वो 48 हैं, 84 हैं, 47 या 74 हैं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा वो 84 हैं। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी अनुसूचित जातियों के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 84 आरक्षित सीटें हैं। आगे हम लोग देखेंगे 64, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, समानता का अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। यानी भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण समानता का अधिकार का क्या होता है, एक तरह से उल्लंघन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 65, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। यहाँ पे कह रहा मौलिक अधिकार नहीं है। शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध का भी अधिकार है, धर्म की आज़ादी का भी अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सभी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 66 देखेंगे, अस्पृश्यता डैश के कारण के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करता है। किसको, शारीरिक विकलांगता को, लिंग को, जात या वंश का। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, जात। यानी जो अस्पृश्यता है जात के आधार पर भेदभाव को क्या करता है, संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है। यानी जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं उनको कौन नियुक्त करता है। राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, राज्यपाल करता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, राज्यपाल करता है। यानी राज्यपाल जो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं उनको नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति। तो राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करता है। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन कराता है। मंत्रियों की परिषद, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक। तो जो भी प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री किनके द्वारा चुने जाते हैं, तो वो सांसद के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 70 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को। तो राष्ट्रपति हमारे भारत के क्या होते हैं, पहले नागरिक कहे जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है।
यहाँ देखिए कहा कर रहा भारत में राज्य का पहला नागरिक, कि भारत का पूछेगा तो राष्ट्रपति होगा। भारत का पहला भारत का पहला नागरिक आपके राष्ट्रपति होते हैं। और भारत में जो राज्य के पहले नागरिक होते हैं वह कौन होते हैं, यहाँ पे हमें बताने हैं। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं गृह मंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, राज्यपाल होते हैं। यानी भारत में पूछे तो राष्ट्रपति, और राज्य के पहले जो राज्य में जो पहले नागरिक होते हैं वो कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 72 देखेंगे। वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है, यानी वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है, कौन सा है, 13वीं है, 14वीं है, 15वीं या 16वीं है। तो 2018 का अनुसार कितनी है, ये 16वीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, नरेंद्र मोदी, प्रतिभा पाटिल, एम वेंकैया नायडू या रामनाथ कोविंद। तो यह 2018 का प्रश्न है, यानी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो उस समय रामनाथ कोविंद क्या थे, राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 74, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है, यानी जो भी भारत के संविधान है उसमें किसका उल्लेख नहीं किया गया है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सरकार का ढांचा, राजनीतिक दलों के नाम, नागरिकों के अधिकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, राजनीतिक दलों के नाम क्या है, संविधान सभा में, यानी संविधान सभा में इसका उल्लेख नहीं मिलेगा, यानी नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 75 देखेंगे, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है, यानी राज्यसभा में जो भी सदस्य हैं उनको कौन नामांकित करता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति क्या करते हैं, राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं उनको नामांकित करते हैं। और राज्यसभा के जो राज्यपाल होते हैं उनको राष्ट्रपति क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 76 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था। ए है सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न 77 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र जो भारतीय गवर्नर जनरल था, जो भारत के रहने वाला था, क्या वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, पताभी सीतारमैया थे, टी कृष्णमाचारी थे या राजगोपालाचारी थे, यानी सी राजगोपालाचारी थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी थे, जो क्या थे, भारत के एक जनरल गवर्नर थे, मात्र एक भारतीय जनरल गवर्नर थे। तो आप लोग यदि इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन आप लोग इंग्लिश में इधर आप लोग देख सकते हैं, हिंदी वाले इधर देख सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को जो भी प्रश्न बता रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप लोग को मतलब आप लोग भी अच्छे इसका आंसर दे रहे होंगे। तो इस तरह के वीडियो को, इस तरह के कंटेंट को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, ताकि इस प्रकार के वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए देखते हैं फिर अगला प्रश्न, भारत का संविधान कब अपनाया गया था, यानी भारत के संविधान को कब अपनाया गया था, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1947 को, या 26 नवंबर 1949 को, या 26 जनवरी 1950 को। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत यानी एकत्र करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर या सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी निकाय
और 3 है केंद्र शासित प्रदेश और 4 है स्थानीय सरकारी निकाय। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें क्या करती हैं, भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 81 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? सी राजगोपालचारी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या जवाहरलाल नेहरू थे? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यानी जो भी मसौदा समिति था उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? बंगाल धीरे धीरे क्या होगा? मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खान, नादिर शाह, अलीवर्दी खान या बुरहा उल मुल्क? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मुर्शिद कुली खान। यानी 18वीं सदी में मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे क्या होगा? मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। प्रश्न 83 हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक या लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। उस समय लॉर्ड कैनिंग क्या थे? गवर्नर जनरल थे। इन्होंने कहा कि जो बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुगल सम्राट थे, इसके बाद से उनकी मृत्यु के बाद से जो भी उनके वंशज होंगे वो शासक के रूप में पहचाने नहीं जाएंगे। तो किसने कहा था? ये लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। प्रश्न 84 है, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा सकता है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? यानी किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया है कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा सकता था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? तो कौन से गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड रिपिन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड डलहौजी थे या लॉर्ड माउंटबेटन थे? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी थे। आगे हम लोग देखेंगे 85। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? नाना साहेब, बाजीराव प्रथम या बाजीराव द्वितीय या बहादुर शाह जफर? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नाना साहब ने कानपुर के खुद का क्या कहे थे? पेशवा कहे थे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, नाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? एक कहानी सुनाकर किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा कराना। यात्रा कराना सबसे बढ़िया होता है किसी के विषय में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। 87 है, एडुसेट से क्या अभिप्राय है? एडुसेट क्या है? रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह, एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। तो एडुसेट क्या है? ऑप्शन 4 हो जाएगा, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। एडुसेट क्या है? एक भारतीय मानव निर्मित उपग्रह है। प्रश्न 88 हम लोग देखेंगे। पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? यानी पंचवाड़ी और बीजक में किस महान हस्ती के छंद और विचारों को क्या किया गया? संरक्षित किया गया है। मीराबाई, कबीर, गुरु नानक या रविदास? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, कबीरदास। कबीरदास के जो भी छंद और विचार हैं उनको पंचवाड़ी और बीजक में क्या किया गया? संरक्षित किया गया है। 89, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? गुर्जर प्रतिहार काल की, राष्ट्रकूट काल की, चालुक्य काल या गुप्त काल की? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, ये राष्ट्रकूट काल
की है, जिसमें क्या किया गया है, जो नरसिंह हैं उन अर्थात जो पुरुष सिंह के रूप में क्या किया गया है, जिन्हें दिखाया गया है, किसको दिखाया गया है, विष्णु को। नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण समाज, सत्यशोधक समाज या सेवा समाज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ब्रह्म समाज। क्या करता है, ब्रह्म समाज संगठन उपनिषद में आस्था क्या करता है, रखता है। तो ये थे आज के हम लोग के 60 प्रश्न। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को ये प्रश्न काफ़ी अच्छे लगे होंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के वीडियो बनाए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।